दोस्तों आप लाइक शेयर कर दीजिए। अब हम अमृतसर से अच्छा ओपनहाइमर दोस्तों, मूवी का रिव्यू जान लेते हैं। हाँ हाँ, इस मूवी पे बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि अ, बहुत कम फिल्में इस तरह की आती हैं कि जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो या जब वो फिल्म खत्म होती है उसके बावजूद वो आपके साथ बनी रहे। बहुत कम फिल्में इस तरह की होती हैं कि वो आपको सोचने पे मजबूर करें, और बहुत ही कम ऐसे सवाल हैं जो इस फिल्म ने उठाए हैं। उनमें से कुछ सवालों की चर्चा हम करेंगे। बहुत कम कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके आप जो भी जवाब दें, आपके मन का एक हिस्सा ये कहेगा कि शायद ये जवाब ठीक नहीं है। बहुत ही कम ऐसे सवाल हैं जो आपको जो मॉरल्स हैं उनके तराजू में कुछ इस तरह से तौलेंगे कि आप तराजू के जिस पलवे पे बैठे हैं वो तराजू आपको मॉरल की के दायरे में हल्का ही लगेगा। उनमें से एक फिल्म है ये ओपनहाइमर। ओपनहाइमर के बारे में हमको भारत में ज्यादातर ये जानकारी इस तरह से मिलती आई है आज तक कि ओपनहाइमर ने भगवत गीता पढ़ के जो न्यूक्लियर बम है उसको बनाया था। इससे ज्यादा बड़ा झूठ दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी धार्मिक किताब पढ़ के आप विज्ञान की कोई भी बात को ना कर सकते हो ना साबित कर पाओगे। विज्ञान एक तरफ खड़ा है, धर्म दूसरी तरफ खड़ा है। ओपनहाइमर का एक वीडियो बहुत ज्यादा चलता है जिसमें वो भगवत गीता के किसी श्लोक को कोट कर रहा है कि जहां पे कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए कहते हैं कि मैं मृत्यु बन गया हूं और मैं ही अब विनाशक हूं। ओपनहाइमर ने इस कोट का इस्तेमाल ही इसीलिए किया ताकि वो जो दृश्य है जो उसने सामने में देखा जब एटम बम को टेस्ट किया गया कि उसकी जो भयानक क्षमता थी, उसका जो विनाश होने वाला था, जो सामने में देख के उसको लगा, तो शायद उसको यही एक जो सूक्त है, जो श्लोक है, ये एप्ट लगा हो इस बात को लेके कि वो उसको डिस्क्राइब कर सके। उसका ये कहीं मतलब नहीं है कि ओपनहाइमर कोई कृष्ण भक्त था। इस तरह की बातें हमेशा से चलती आई कि भाई ओपनहाइमर तो कृष्ण जी का भक्ति करता था। फिल्म के बारे में चूंकि मैं कुछ गहरी बातें करने वाला हूं, इसलिए मैं ये हल्की बात को पहले रख देता हूं ताकि ये हल्की बात हमारे जो बातचीत है उसके बीच में रुकावट ना बने। हम इससे कहीं गहरी बातों पे जाने वाले हैं। भारत की हमेशा से, जैसे कि मैं अभी पिछले स्ट्रीम में भी कहा हूं कि फासिज्म जो है वो अक्सर आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप इस देश की शक्ल ऐसी देखें कि वो जब भी कभी देखी जाए तो हमेशा खूबसूरत ही नजर आए। आप अगर दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार को उठा के देखें तो किसी तरह से उसको सनातन धर्म में, जो सो कॉल्ड सनातन धर्म में से ही निकला हुआ साबित करें ताकि ये चीज दुनिया को पता चल जाए कि भाई आप सही मायने में विश्व गुरु हो। मेरे ख्याल से दुनिया का एक अकेला देश है ऐसा, भारत, जो कि अपने आप को जिसने विश्व गुरु बोल दिया है ना, जैसे हमने कोई एग्जाम वगैरह पास कर दिया। अच्छा, मैं मूवी के बारे में कोई भी स्पॉयलर्स नहीं बताने वाला हूं, पहली तो बात मैं क्लियर कर देता हूं। उस मूवी में कोई स्पॉयलर्स हैं भी नहीं वैसे। अगर कोई ये सोच के जा रहा है कि कोई इंसेप्शन जैसी कोई मूवी है तो वो एक्चुअली में है नहीं। वो मूवी आपका काफी धैर्य मांगेगी आपसे। तो मैं वापस लौटता हूं अपनी बात पे कि ये हमारे देश में अक्सर ये बात देखी गई है। दरअसल ये ये आदत जो है ये हमारे अंदर में इतनी गहरी बैठी हुई है कि हम भी अनायास कई बार हमने भी इन सब चीजों को करने की कोशिश की है। फासिज्म इतना गहरा बैठा हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं भाई, देखिए मैं जो बात को अभी बोलने वाला हूं हो सकता है कुछ लोगों का इससे जो व्यू है वो पूरी तरह से उलट हो। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में फासिज्म जो है ये एक्चुअली में यूरोप के पहले से है। यूरोप ने
उस पूरी विचारधारा को फासिज्म का नाम जरूर दिया, लेकिन ब्राह्मणवाद भी अपने आप में एक फासिज्म है जिसको भारत इतने सालों से ढोता चला आया है, पूरी तरह से प्रैक्टिस किया है। और अगर आप अलग अलग इतिहास की किताबें पढ़ोगे, अल बरूनी जैसी अपनी किताब में लिखता है कि भाई ये हिंदुओं से बात करो तो ये तो बोलते हैं कि हमसे तो ज्यादा जानकार दुनिया में कोई है ही नहीं, हमको तो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जानकारी, और ये बाहर के लोगों को कुछ समझते ही नहीं है ना। तो अल बरूनी ये बात को अपनी किताब में 11वीं सेंचुरी में लिख रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये विचारधारा, ये फेनोमेनन इंडिया के लिए नया नहीं है, ये हमेशा से रहा है। हम अक्सर ये बात को गौर करना भूल जाते हैं, ठीक है, और इसीलिए हम अपने अंदर में इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कई बार कि भारत विश्व गुरु है, हमको अपने देश पे गर्व करना है। देखिए, गर्व की जाने वाली चीजों पे गर्व किया जाता है। सड़क में गड्ढे हैं, सड़क इसी देश में, आप गर्व नहीं कर सकते। गर्व करने के लिए दरअसल हमें अपनी कमजोरियों को ठीक ठीक तरीके से पहचानना पड़ेगा। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जातिवाद एक दंश है, और इसी जातिवाद के कारण दरअसल भारत ने वैज्ञानिक तरक्की नहीं देखी ना, वो इस तरह से कि यूरोप में आज से 500-700 साल पहले अगर आपको लग रहा है कि भाई वहां को बहुत ही बड़ा विज्ञान चल रहा था, नहीं चल रहा था। क्रिश्चियनिटी ने दरअसल विज्ञान को के गले घोट के रखे हुए थे। प्लेग आता है जिसको ब्लैक डेथ कहा जाता है, प्लेग की बीमारी जब आती है तो यूरोप की तकरीबन 30 से 35% की आबादी साफ हो जाती है। वो इतनी भयावह बीमारी थी। रेनेसां की शुरुआत ही दरअसल प्लेग से हुई है, प्लेग के बाद ही हुई है, जिसको हम ये कहते हैं कि यूरोप ने एक नए ढंग से चिंतन करना शुरू किया। अब वो जो आबादी वहां की गई, वो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर वो गरीब लोग थे, मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था। लोगों की कमी होनी शुरू हुई, काम को करने के लिए लोग कम हुए। तो जब काम को करने के लिए लोग कम हुए तो विज्ञान के बारे में कहावत है, आपको याद दिलाता हूं, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता पड़नी, इस बात की महसूस हुई कि लोग कम हो रहे, काम होगा कैसे, मशीनों का आविष्कार होना चालू हुआ। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। जो रेनेसां है वो ब्लैक डेथ से आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो विज्ञान ने नई तरीके से जड़ें वहां पे जमानी चालू की। लेकिन भारत में इसके ठीक उल्टा हो रहा था। एक धोबी है, उसको अपने काम दे दिया कि ये कपड़े धोएगा, इसके बच्चे भी कपड़े धोएंगे, इसका पोता भी कपड़ा धोएगा। तो जब आपके पास में जातिवाद की इतनी समृद्ध प्रकार की एक आपने सिस्टम को क्रिएट करके रखा है जिसमें शोषण करने वाला जिसके ऊपर शोषण हो रहा है उसको यह समझा रहा है कि दरअसल ये तेरी नियति है क्योंकि ऐसा ही धर्म है। तो ऐसे में अगर आपने, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण ही दे रहा हूं, कि एक धोबी को नियुक्त कर दिया, फिर उसके बच्चे, फिर उसके पोते वो आपके कपड़े धोते रहेंगे, तो ऐसा देश कभी वॉशिंग मशीन का आविष्कार नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम इस बात की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि अपनी झूठों को ढकने के लिए आप नए नए टाइप के कुछ ऐसे मिथक को क्रिएट करना शुरू कर दो। ओपनहाइमर कृष्ण भक्त है। ओपनहाइमर ने भगवत गीता पढ़ के एटम बम का एक्सप्लोजन किया। अरे भाई, भगवत गीता में खुद कृष्ण कह रहे हैं कि वर्षा जो है वो यज्ञ से होती। तो जिस घंटोले इंसान को यही नहीं पता है कि बारिश होती कैसे है, उससे ओपनहाइमर न्यूक्लियर फिजन को सीखेगा? नहीं सीखेगा। मगर ये हमारे देश में हुआ है, और मैं ये बात चूंकि इसलिए कहने वाला हूं, पहले मैं आपको कुछ चीजों को दिखा देता हूं कि देखिए हम कहां तक चले जाते हैं। विश्व गुरु बनने की जो हमारी आदत हमारे अंदर जो बसी हुई है, तो भाई मैं आप लोगों को एक बता दूं दोस्तों कि हम कभी ओपनहाइमर जैसी फिल्म को नहीं बना पाएंगे। हम कभी फिल्म को तो छोड़ दीजिए, हम कभी
वैज्ञानिक आविष्कार कोई नहीं करेंगे, फिल्म अगर आएगी हम वैसे नहीं बना पाएंगे, हाँ लेकिन कीड़े जरूर निकालेंगे बैठ के। एक माइक्रोस्कोप लेके हम बैठेंगे कि यहाँ पे कहां कहां पे भाई इंडिया को विश्व गुरु नहीं बोला, ये कहां हिंदुओं का अपमान किया। तो भाई देखिए ये फिल्म भी इसी के भेंट चढ़ी है। तो अनुराग ठाकुर जी जो है इन्होंने सेंसर बोर्ड को वार्निंग दी है कि ओपनहाइमर का भगवत गीता का सीन को हटाइए। ठीक है, ये आपने वहां पे क्या दिखा दिया एक्चुअली में। आज तक हिंदू भाई हमारे जो ये बात को कह रहे थे कि भाई ओपनहाइमर ने वो श्लोक पढ़ा उसी से गीता को वो निकाला, तो मैं आप लोग सभी की जानकारी में एक छोटा सा स्पॉइलर आपके दिमाग में डाल देता हूं भाई, उसके लिए माफ कीजिएगा, अभी तक तो पता भी चल जाएगा। तो भैया ओपनहाइमर सेक्स करने के लिए गीता का श्लोक बोल रहे हैं। ठीक है, ओपनहाइमर ने वो श्लोक उस फिल्म में ये दिखाया है कि वो सेक्स करते समय बोल रहे हैं। हाँ, वो जब न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ उस समय भी उसने बोला, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की जानकारी में बात डाल दूं। तो भैया ये हमारे जो मिनिस्टर हैं, गीता मल्टीपर्पस है ना सर? हाँ मल्टीपर्पज है सर, सही बोले आप, ये एकदम सही वर्ड बोले आप, मल्टीपर्पज है। तो इन्होंने भाई सेंसर बोर्ड को वार्निंग दे दी है। देखो हम लोग वार्निंग देते हैं यार, बहुत तगड़े टाइप का ना हम वार्निंग देते हैं। तो हमने वार्निंग दे दी है कि ओपनहाइमर के सीन में ऐसा क्यों दिखाया। ये है हमारी उपलब्धि, जमा खर्च ये है हमारी चीजों का ना। तो मैं फिल्म के ऊपर मैं बात करूंगा दोस्तों, और जब तक मैं फिल्म के ऊपर मैं बात करूंगा अपने फूटे नसीब पे रोइए कि भाई आप ऐसे फासिस्ट देश में रहते हैं हम, जहां पे ये सब बातों को बोलना भी बहुत ही निषिद्ध है। याद दिला रहा हूं आप लोगों को बार बार। चलिए फिल्म की तरफ हम चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन ने अक्सर ऐसी फिल्में दी हैं जो कि विज्ञान के चमत्कारों से भरी पड़ी हैं। उन्होंने विज्ञान के अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी साइंटिफिक थ्योरीज हैं, उनका बेहद खूबसूरत अपनी फिल्मों में इस्तेमाल किया है। चाहे टेनेट हो, रिवर्स एंट्रोपी उसमें उन्होंने दिखाई है, इंटरस्टेलर हो, जो टाइम डायलेशन उन्होंने दिखाया है। तो इस तरह की चीजें उन्होंने हमेशा करी हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज ये बता दूं कि अगर आप ये सोच के देखने चाहते हैं ओपनहाइमर को कि जहां पे इंसेप्शन या जैसी कोई फिल्म है जहां पे एक्शन है, मारधाड़ है, या फिल्म में ये दिखाया है कि जापान के ऊपर जब न्यूक्लियर बम गिरता है तो वहां जापानी लोग कैसे जल कट मर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं दिखाई है। तो अगर आप सिर्फ यही देखने के लिए फिल्म को देखना चाहते हैं तो कृपया करके ना ही देखें, आप अपने घर में आराम करें। क्योंकि ये फिल्म दरअसल मैं ऐसा समझता हूं कि जब आप फिल्म को देख रहे हैं तो फिल्म में हम फिल्म मेकिंग के आर्ट को जो लोग जानते हैं, और चूंकि मैं फिल्मों का बड़ा शौकीन हूं, मैंने देश विदेश की बहुत सारी फिल्में देखी हैं, तो अगर आप फिल्मों का जो भी मेकिंग को जानते हैं तो हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है दो लोगों के बीच की बातचीत जो है, और एक होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सिर्फ आपसे अभी बात कर रहा हूं। तो जब आप फिल्म को देखने बैठते हैं तो ओपनहाइमर फिल्म आपसे बात करना शुरू करती है। तो अगर आपके अंदर में इतना धैर्य है तभी इस फिल्म को देखिए, नहीं तो बारबी नाम की भी एक फिल्म लगी हुई है। अगर आप विश्व गुरु हैं, अपने आप को समझते हैं, मेरे हिंदू भाई बहन, सनातनी, मेरे प्यारे गुड्डा भैया, मेरी बहन लोग, अगर आप ऐसे हैं कि आप समझते हैं कि ओपनहाइमर जो थे उन्होंने वो कृष्ण भक्ति में उन्होंने एटम बम को बना लिया, और हम लोग विश्व गुरु हैं, और कैलकुलस केरला से गया है, और जितनी भी वैज्ञानिक चीजें वो हमारे देश से अंग्रेज चोरी करके ले गए, तो कृपया बारबी फिल्म देख लें, वो बहुत अच्छी फिल्म है वो भी शायद। तो इस फिल्म पे हम बात करते हैं। मैं
एक छोटा सा परिचय मैं आप लोग को ये देना चाहता हूं भाई कि ओपनहाइमर और जो अमेरिकन सरकार है, इसको इस बात की जरूरत दरअसल क्यों पड़ी कि एटम बम को बनाना है। दरअसल हुआ ये कि 1905 में जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसका जो 5वां आर्टिकल था जिसमें आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में बांधा है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पे आइंस्टाइन ने ये कहा कि कोई मास और एनर्जी दरअसल इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे में बदल सकती है। एक बहुत छोटे से मास से एक बहुत बड़ी एनर्जी, आप ऊर्जा क्रिएट कर सकते हो। इस चीज ने दरअसल क्वांटम की दुनिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स की दुनिया और उनके मैकेनिक्स यानी उनके मोशन, उनकी गति का जो अध्ययन है, इसकी पूरी एक शुरुआत की और वहां से ये चीजें आगे बढ़ती चली गई। हुआ ये कि 1938 आते आते तक दिसंबर के का महीना था, 1938 का साल था और ये बात अभी तक सिर्फ थ्योरी थी, इसको प्रैक्टिकल रूप में किया नहीं गया था। लेकिन दिसंबर 1938 में हुआ है कि ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन नाम के दो जर्मन वैज्ञानिकों ने दरअसल बेरियम नाम का एक एलिमेंट को डिटेक्ट किया, जब उन्होंने एक यूरेनियम को न्यूट्रॉन से मारा। तो उस दिन ये तय हो गया भाई कि ये बात की न्यूक्लियर फिजन जो है ये पॉसिबल है। और 1939 में जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है तो इस बात की दरअसल वकालत कई वैज्ञानिकों के समूह, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद शामिल है। आइंस्टाइन ने 3 चिट्ठियां लिखी उस वक्त के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, कि भाई हमको दरअसल एक न्यूक्लियर बम के बारे में, बनाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये काम नाजियों ने हमसे पहले कर लिया तो आप ये अंदाजा लगाइए कि वो किस तरह का कहर ढाएंगे पूरी दुनिया में। हम आगे चल के देखेंगे कि ये भयावह कितना था। और मैं आपके सामने में एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ये रखना चाहता हूं कि क्या, अब ये आप सवाल अपने आप से पूछिएगा, ये सवाल मैं आपके सामने में रखता हूं, ये सवाल को जरूर अपने आप से पूछिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप सही ढंग से इस सवाल को पूछेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ में तौलेंगे, शायद हर जवाब आपको गलत मिलेंगे। अमेरिका का न्यूक्लियर बम बनाना इस बात की वजह से कि हमसे पहले कहीं एडोल्फ हिटलर के हाथ में न्यूक्लियर बम न पड़ जाए। एडोल्फ हिटलर वो आदमी है जिसने एक स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी को अख्तियार किया था। जब सोवियत रशिया की जो रेड आर्मी है ये जर्मनी के अंदर में घुस गई और एक बैटल ऑफ बल्ज हुआ था जर्मनी के वेस्ट पार्ट में, उसके बाद वो रही सही जो जर्मन फौज है वेहरमाख्ट, ये तबाह हो चुकी थी। इसके पहले स्टालिनग्राड का एक युद्ध हुआ जिसमें जर्मनी के तकरीबन 10 से 12 लाख सैनिक मारे गए थे। और स्टालिनग्राड का युद्ध जो है, ये जो वर्ल्ड वॉर है इसका टर्न अराउंड है। बैटल ऑफ बल्ज ने, जहां पे यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस और जो एलाइड पावर से इनकी सेनाएं लड़ रही थी, उसने ये भी तय कर दिया कि दरअसल जर्मनी जो है उसकी सेनाओं में अब ज्यादा ताकत रही नहीं है। जर्मन आर्मी अंदर आ रही है, अपने कदम को पीछे खींच रही है, विड्रॉ करती जा रही है। रेड आर्मी ईस्ट से अंदर आ रही है जर्मनी के, जो एलाइड फोर्सेस हैं वो वेस्ट से अंदर आ रही है। हिटलर ने एक स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी अख्तियार किया। स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी का मतलब है जितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पुल, सड़क, खेत, घर, इन सब को तबाह कर दो जर्मनी के ही अंदर में, ताकि जब ये अंदर घुसते रहें तो इनको किसी प्रकार की मदद ना मिले। सड़क को खोद दो, पुलों को तोड़ दो,
रेलवे ट्रैक्स को तोड़ दो, खेतों में आग लगा दो ताकि इनको खाना ना मिले, ताकि सप्लाई की जो लाइन है वो लंबी होती चली जाए। ऐसा एडोल्फ हिटलर, उसके हाथ में मान लीजिए एटम बम आए, वो क्या करेगा? पहला सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं ना, वो क्या करेगा? दूसरी बात, एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जुलाई 1945 तक, 1945 में एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या करी और जुलाई 1945 तक टोक्यो शहर जो है, इसमें अमेरिकन फौजों ने इतनी बमबारी करी कि करीब करीब 25 से 30 हजार लोग जो हैं टोक्यो की आग में, क्योंकि टोक्यो का शहर उस समय लकड़ी के घरों से बना हुआ था, उस आग में लीन हो गए 25 से 30 हजार लोग। लेकिन फिर भी जापानी फौज जो है वो घुटने नहीं टेक रही है। जर्मनी सरेंडर कर चुका है, एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली है। मैं आपको 1945 के साल में लेके चल रहा हूं ना, कि जहां पे इस बात हमको, ये आपको सोचना है कि ये कितना सही है। तो चलिए, हम आज यहां पे 2023 में बैठे हैं, लेकिन हमको उस समय की चीजों में वापस चलना पड़ेगा। 1945 एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली है। जो इटली है उसने सरेंडर कर दिया है, उसके पहले मुसोलिनी को मार दिया गया है। सोवियत फौजें जो हैं और एलाइड फोर्सेस ने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया है, फ्रांस को आजाद करा लिया गया है। लेकिन ईस्टर्न फ्रंट जो है वहां पे लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है। आइलैंड हॉपिंग करके अलग अलग आइलैंड्स पे धीरे 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 करके जापानियों के कब्जे को हटाते हुए अमेरिकन फौजें जापान मेनलैंड में पहुंच गई हैं। लेकिन जापान जो है ये घुटने टेकने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि जापान के मेनलैंड में घुसा जाए और वहां पे जापान की अपनी धरती से ही अमेरिकन फौजों को आगे भेजा जाए और तब उसको हराया जाए। ये ऐसा जापान है जो कि जब ये देख रहा है कि हमारे पास में अब गोला बारूद कम बचे हैं, कामिकाजे, कामिकाजे का मतलब होता है बहुत तेज चलने वाली हवा, तो अपने पायलट्स को कामिकाजे मिशन पे भेज रहा है कि आप प्लेन में बैठिए और अपने प्लेन को ले जाके अमेरिकन जो जहाज हैं, नेवी शिप्स हैं, इनसे टकराइए, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। आप ऐसे जापान से सरेंडर कराने की सोचना क्या, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उस समय के लोगों ने कैसे ये निर्णय लिया होगा कि ये सरेंडर करवाया जाए। ये सरेंडर शायद नहीं होता। और मैं आपको याद दिला दूं ना, मैं ऐसे जापानियों की बात कर रहा हूं कि दरअसल कुछ जापानी 1962 में फिलीपींस में मिले हैं। उनको लग रहा था कि अभी भी युद्ध चल रहा है, उनको पता नहीं था कि जापान ने वहां पे सरेंडर कर दी है 1945 में। वो अभी भी लड़ ही रहे थे ना, वो जब भी कभी गांव वाले आते थे तो उनको गोली मारा करते थे। वो उनको बड़ी मुश्किल से वहां से नीचे लाया गया, और जब उनको ये बताया गया कि वहां पे तो आपका जो जापान है वो सरेंडर कर दिया है, तो उनको यकीन नहीं हुआ, नहीं ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जापानियों के ये बात उनके दिमाग में डाली गई थी। फासिज्म इतना गहरा था, जैसे कि आज हमारे देश में हो रहा है ना, कि आपके मुल्क से बेहतर कोई है नहीं, बाकी के लोग सब ह्यूमन है। तो ये असली घटना है कि दरअसल कुछ जापानी 1962 में, इवन 1973 आते आते तक कुछ जापानी सैनिकों को ये पता ही नहीं है ना, वो साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग देशों में जंगल में छुपे अभी भी उनको लग रहा है कि युद्ध चल ही रहा है और वो लड़ रहे हैं वहां से।
आखिरी 1973 में निकाला गया है। ऐसे जापानी लोगों को मान लीजिए आपको सरेंडर करवाना है, एक ही आपके पास में सिर्फ ऑप्शन है कि जो मेनलैंड जापान है उस पर हमला किया जाए, वहां पे सैनिकों को उतारा जाए, बूट ऑन द ग्राउंड किया जाए और फिर वहां से हराया जाए, जो कि तकरीबन इम्पॉसिबल था। शायद अमेरिकन सरकार के पास में इसको छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो जापान को कुछ ऐसा करके दिखा दे कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो शायद जापान नाम का देश ही अस्तित्व में नहीं रहेगा। मैं नहीं जानता कि ये सही था गलत था, मैं नहीं जानता। आपको मैं एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं भाई कि दो चीजें उस वक्त हुई थी 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में। तो लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के दो एटम बम अमेरिका ने गिराए। लिटिल बॉय ने हिरोशिमा में 80,000 लोगों को उसी दिन मार दिया, उसी दिन। बाकी के लोग जो हैं वो रेडिएशन और कैंसर की बीमारियों से अगले कुछ हफ्तों में मरे। तकरीबन 1,45,000 लोगों को मारने वाला बम का नाम अमेरिका ने लिटिल मैन रखा। ओपनहाइमर के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ये बात उन्होंने बम को का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था। बम को चलाने वाला अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन, ट्रूमैन का मतलब होता है सच्चा आदमी, एक झटके में 80,000 लोग, आने वाले कुछ हफ्तों में 1,45,000 कुल मिला के लोग 15 किलो टन टीएनटी, किलो टन का मतलब हजार, 15,000 टन टीएनटी की ताकत के बराबर का वो न्यूक्लियर बम था। ये फिल्म को जब आप देखेंगे तो यही सवाल जो हम आज अपने से पूछ रहे हैं, आपको ओपनहाइमर भी खुद से पूछता हुआ दिखाई देगा। आगे आप फिल्म में एक और भी चीज देखेंगे कि ओपनहाइमर के ही समय से ये बात तय हो गई थी कि इससे ज्यादा ताकतवर बम, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बम कहते हैं, कि अगर मैं दो स्टेबल आइसोटोप को जोड़ दूं तो उससे एनर्जी क्रिएट होगी जो कि दरअसल न्यूक्लियर फिजन से ज्यादा होगी। मैं आपको दिखाता हूं कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में अंतर क्या होता है। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको फिजन दिखेगा। तो दरअसल ये यूरेनियम 235 को अगर गोली के जैसे न्यूट्रॉन मारा जाए इसकी तरफ में, तो वो दो जो एलिमेंटल आइसोटोप है उसमें विभक्त हो जाएगा, बेरियम और क्रिप्टन, और बहुत बड़ी एक एनर्जी निकलेगी। इसी न्यूक्लियर रिएक्शन का इस्तेमाल उस एटम बम में हुआ था। आज भी हमारे पास ज्यादातर जो एटम बम है वो इसी प्रकार के हैं। और उसी तरफ आप फ्यूजन की तरफ देखेंगे तो दो अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को जोड़ा जाए, फ्यूज किया जाए, तो एक इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी और हीलियम मिलेगा। एक फर्क सिर्फ मैं आपको दोनों की भयावहता के पीछे में बताने के लिए अगर मैं आपको कहूं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन को चालू करने के लिए न्यूक्लियर फिजन की जरूरत होती, क्योंकि एक एनर्जी चाहिए आपको बहुत बड़ी। मतलब हाइड्रोजन बम इसको कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बम को शुरू करने के लिए माचिस की तीली के रूप में आपको एटम बम की जरूरत है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना भयावह है। तो 1949 आते आते तक दरअसल ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन बम की तरफ जा रहे हैं। और ओपनहाइमर ने इसका विरोध किया बहुत ही बुरी तरीके से। तो ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा दरअसल
ये फिल्म इन्हीं सब चीजों के बारे में, और ओपनहाइमर ने ये कहे के विरोध किया कि भाई हमको ये नहीं करना चाहिए। और जब उससे कमेटी के लोगों ने पूछा कि आपने एटम बम तो बना दिया, आप हाइड्रोजन बम का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो ओपनहाइमर का जो जवाब था, ये जवाब फेमस है वैसे, फिल्म में भी आपको दिखेगा, वो ये जवाब ये था। और ओपनहाइमर के जवाब के बाद आप ये सवाल खुद से पूछिएगा, जवाब ये था कि मैंने हाइड्रोजन बम का विरोध तब किया जब मैं ये समझ गया कि इंसानों के पास जो हथियार है, इंसान इस बात को लेकर सक्षम है कि वो उसका इस्तेमाल करेगा। कोई भी वेपन अगर इंसानों को दे दिया जाए, इंसान केपेबल है उसको यूज करने के। दूसरी बात, ओपनहाइमर फिल्म से हमको यह भी सीखने को मिलेगा, उनकी वर्ल्ड वॉर के बाद में इस बात की कोशिश हुई कि उनको ट्रेटर और सोवियत स्पाई घोषित कर दिया जाए, लेकिन ये बात वो साबित नहीं कर पाए। और एक चीज बड़ी खूबसूरत निकल के आती है उसमें कि अगर आपको अपने देश से प्रेम है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने देश की बुराइयों को छुपाएं या आप अपने देश की कमजोरियों के बारे में खुल के बात ना करें। ओपनहाइमर की फिल्म से हमको ये संदेश मिलता है, शायद भारत को ये चीज सीखने की ज्यादा जरूरत है। चलिए, मैं कुछ ये ओपनहाइमर फिल्म के बारे में बात करने के साथ ही मैं कुछ आपको ऐसी चीजों को भी आपके सामने में रखना चाहता हूं कि जिनसे शायद जब आप फिल्म को देखें तो एक सवाल आपके मन में रहे। और मैं कुछ 2-3 फिल्मों को और भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर देखिएगा। न्यूटन सर, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि ऐसा कितनी बार हुआ होगा जी कि जी। हमने मतलब हम एक न्यूक्लियर वॉर के एकदम मुहाने पे पहुंचे? आपको क्या लगता है ऐसी कितनी बार हुआ होगा आप पूरे 1945 वर्ल्ड से में? लेके 2023 में? हाँ, पूरे वर्ल्ड में? हाँ जी। सर मेरे को लगता है कि सर 2 बार, एक या 2 बार तो हुआ ही होगा। जैसे कोल्ड वॉर जब चल रहा था, तो हम्म। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसको आई थिंक 5 मिनट्स टू मिडनाइट या ऐसा कुछ कहा जाता है कि हाँ, वो डूम्सडे क्लॉक है, उसके तरफ भी हाँ चलेंगे। हाँ। एक्चुअली में तकरीबन ऐसे 17 बड़े इंसिडेंट हैं ओके ओके ओके, मुझे कोल्ड वॉर का मुझे जहां पता पे था, ये काफ़ी वो टेंशन्स थे उस मतलब टाइम आप पे। अंदाजा लगाओ कि 17 ऐसे बड़े इंसिडेंट हैं जहां पे दुनिया न्यूक्लियर युद्ध के ब्रिंक पे पहुंच गई ना। और दरअसल अब वो खिलौना है जो बम हिरोशिमा में इस्तेमाल हुआ था। 15 किलो टन का बम खिलौना है। हाइड्रोजन बम का जो सबसे बड़ा सोवियत रशिया ने टेस्ट किया था, उसका नाम है जार बॉम्बा, जो 50 मेगाटन की क्षमता का बम है। वो 100 मेगाटन बना सकते थे, उन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि नहीं, उनको ये लगा कि शायद वो जो बम, और वो भी ये आपको ये बात बता दूं ना, ये अंडरग्राउंड टेस्ट नहीं था जार बॉम्बा का, एटमॉस्फेरिक टेस्ट था। उनको लगा कि भाई अगर 100 टन हम बना देंगे, 100 मेगाटन, मेगाटन। तो वो जो पायलट है वो शायद भाग नहीं पाएगा। तो ये है भाई कुछ क्लोज कॉल्स ना, ये आपके लिए आपके सामने में। 1957 में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर बम जो है ना वो बॉम्बर से नीचे गिर गया। 1958 में भी ये हो गया। 1961 में भी ऐसा हुआ। और आप यकीन नहीं करोगे, तकरीबन 7 अलग अलग चरण हैं जहां पे न्यूक्लियर बम ट्रिगर होता है। 1961 में 2 एटम बम जो हैं ये गलती से B-52 बॉम्बर से नीचे गिरे। पहला न्यूक्लियर बम जो था, अच्छा, ये दोनों के दोनों बम की जो क्षमता थी वो 100 किलो टन की थी ना, यानी तकरीबन 10 गुना जो हिरोशिमा में डाला गया था। तो पहला बम जो है वो तो उसकी जैसे ही वो गिरा तो उसका पैराशूट ओपन हो गया, और ये तकरीबन 4 से 5 हजार फीट की ऊंचाई से हुआ था। दूसरा बम जो है उसका पैराशूट ओपन नहीं हो पाया था।
तो तकरीबन 7 अलग अलग फेजेस होते हैं, 7 अलग अलग स्टेप्स होते हैं जहां पे न्यूक्लियर बम जो है वो अपने आप को ट्रिगर करने के लिए तैयार करता है। 1961 में 6 जो स्टेप्स है ना वो पार हो गए थे, सिर्फ एक बचा था, सिर्फ एक, 100 किलो टन का, सिर्फ एक। 1962 के बारे में आप लोगों को सभी को पता है। तो 1962 में क्यूबन का मिसाइल क्राइसिस हुआ था। हुआ ये कि क्यूबा नाम की एक जगह है, तो वहां पे एक देश है, तो वहां पे सोवियत रशिया ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल रख दिए, तकरीबन 162 न्यूक्लियर बम वहां पे मिसाइल लॉन्चर के साथ में वहां पे उन्होंने ले जाके रख दिए। एक बहुत शानदार फिल्म है, यूट्यूब में आपको मिलेगी, 13 डेज नाम की, जहां पे आपको इस फिल्म के बारे में ये देखने को मिलेगा कि हम कितने करीब तक आ गए थे, ह्यूमैनिटी 1962 में कितनी ज्यादा करीब है। बात ये थी कि क्यूबा को ये डर था कि ये अमेरिका जो है हमारे ऊपर हमला कर देगा, और इसलिए सोवियत रशिया से उसने हेल्प मांगी, और उसको हेल्प के रूप में वहां पे यूएसए को धमकाने के लिए क्रुश्चेव, उस समय सोवियत रशिया के प्रीमियर थे, उन्होंने वहां पे न्यूक्लियर बम भिजवा दिया। कास्ट्रो वहां पे उसका क्यूबा का राष्ट्रपति था। जॉन एफ कैनेडी के सारे जितने मिलिट्री जनरल्स हैं वो सारे के सारे ये बात को बोल रहे थे कि आप ना क्यूबा पे हमला कर दो। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए, अगर कैनेडी अपने सैनिकों की बात मान लेता, आर्मी जनरल्स की, तो क्या होता। शायद आप और मैं यहां पे बैठ के बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक्चुअली में हमारे पास जितना न्यूक्लियर पाइल है, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो सिर्फ 20 न्यूक्लियर बम चाहिए और पूरे अर्थ पे एक न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। यहाँ पे खेती किसानी ठीक से नहीं कर पाएंगे, एक बड़ा डस्ट का क्लाउड जो है वो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको घेर लेगा, सनलाइट पियर्स नहीं कर पाएगी। बाद में कैनेडी ने अपने भाई को भेजा, उसने सोवियत राजदूत से बात की, एक बैकडोर की उनकी बातचीत चालू हुई, डिप्लोमेसी, और क्यूबा से क्रुश्चेव ने इस शर्त पे अपने न्यूक्लियर एसेट्स को हटाया कि अमेरिका इस बात का वादा करे कि वो क्यूबा पे हमला नहीं करेगा और टर्की से अपने मिसाइल्स को हटाएगा। यही चीज 1965 में भी हुई, अगर आप देखें तो वहां पे भी एक जापान के पास में एक फाइटर जेट ही गिर गया भाई। हाँ, सबसे भयंकर घटना ये हुई थी कि अच्छा, ये जब सोवियत ये चल रहा था ना, तब इस समय दरअसल एक भयंकर बात ये हुई कि सोवियत सबमरीन का एक कमांडर था, उसको ये लगा, उसके जो कांटेक्ट है वो मॉस्को से हो नहीं पा रहा था, उसको ये लगा कि भाई चूंकि ये क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस चल रहा है तो शायद अमेरिका ने सोवियत रशिया पे हमला कर दिया है, और उसके पास में न्यूक्लियर मिसाइल्स थे उस सबमरीन के पास, और वहां पे इस बात की पूरी तैयारी हो गई थी कि भाई ये किया जाए। हुआ ये कि वो जो सबमरीन का कैप्टन था उसने की अपनी डाल के इस बात के लिए तैयार हो गया था, उसको सिर्फ एक बटन दबाना था। उसका जो सेकंड इन कमांड था उसने उसको रोक दिया कि अभी आप रुको, अभी आप मत करो। उस आदमी का नाम था वेसिली आर्खिपोव, उसको कहा जाता है दुनिया को बचाने वाला आदमी, द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। सिर्फ एक बटन दबाने की बस देरी थी। और ऐसा ही बिल्कुल 1983 आते आते हुआ कि सोवियत रशिया में पेट्रोव नाम का एक सैनिक ऑफिसर था, उसके रेडार में यह दिखा कि 5 अमेरिका की मिसाइल जो हैं ये रूस के ऊपर आ रही है गिरने के लिए। तकरीबन आधे घंटे तक उसने अपनी पूरी ट्रेनिंग के उलट जाके, ट्रेनिंग इस बात की मिली थी ना कि भाई जैसे ही आपको आता दिखे आप किसी से भी कुछ भी मत करो, आप तुरंत ही
अपना जो मिसाइल का आर्सेनल है आप यूएस की तरफ में वापस फायर करो, क्योंकि दरअसल ये हमला हो गया और हमको स्ट्राइक बैक करना है। उसने आधे घंटे तक इत्मीनान रखा, सिर्फ एक व्यक्ति के धैर्य ने ना, एक बार मैं कहा भी था पेशेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू, धैर्य बहुत बड़ा वर्च्यू होता है। एक व्यक्ति ने धैर्य से आधा घंटा अपने आप को संभाल के रखा। उसने ये चेक करने की कोशिश की कि जो अमेरिकन मिसाइल बेसिस हैं क्या वहां पे कुछ हरकत हुई है कि नहीं, और जब उसको पता चला नहीं हुई है तब उसने ये बात तय कर ली कि भाई ये जरूर मेरे ही सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। उसका सिस्टम गलत दिखा रहा था कि 5 न्यूक्लियर मिसाइल सोवियत रशिया की तरफ आ रही है। 1995 में भी ऐसा हुआ कि रशिया का रेडार जो है ये गलती से ये दिखाने लग गया कि कुछ मिसाइल जो है वो रशिया की तरफ आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही 2007 में हुआ। तो ऐसे 17 इंसिडेंट्स हैं कुल मिला के जहां पे दुनिया जो है वो तकरीबन खत्म होने की कगार पे आ गई है ना, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर गलती से ही सही सोवियत रशिया ने यूएस पे अटैक कर दिया तो यूएस वापस अटैक करेगा। एक डॉक्यूमेंट्री का आपको नाम बता रहा हूं मैं, आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्री खोजना पड़ेगा, नेट पे कहीं मिल जाएगी। फॉग ऑफ वॉर नाम है, 2003 में ऑस्कर अवार्ड भी मिला था उस डॉक्यूमेंट्री को। रॉबर्ट मैकनमारा नाम का अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्टर था, ये उसकी किताब पे बनी है डॉक्यूमेंट्री, जहां पे उसने ये बताया है कि भाई 11 अलग अलग लेसन जो उसने सीखे हैं, और वो वहां पे बता रहा है कि भाई हम जब मैंने 90 वो उस ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय में वही अमेरिका का रक्षा मंत्री था, डिफेंस मिनिस्टर था, और वो अपने अनुभवों के बारे में ये बता रहा है कि जब मैंने 92 में जब मेरी कास्त्रो से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि क्या आप सचमुच में न्यूक्लियर वेपन चला देते, तो मुझे कास्त्रो ने कहा कि मैं नहीं चला देता, मैंने अक्सर दरअसल पूरी तैयारी कर ली थी इस बात की कि मैं जरूर ये करूंगा। दूसरी एक फिल्म है फेल सेफ, ये जरूर देखिए, हेनरी फोंडा की एक बड़ी पुरानी फिल्म है। फिल्म का एक छोटा सा मैं टीजर आपको ये बता देता हूं कि एक अमेरिकन बॉम्बर जो है ये गलती से सोवियत रशिया में घुस जाता है। उसको ये लगता है कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिले हैं अमेरिका से, तो उसकी जो पूरी एक जो टीम है, कम से कम 6 से 7 बॉम्बर्स की, ये सोवियत रशिया में घुस जाती है और ये एक न्यूक्लियर बम को वहां मॉस्को में गिरा देती है। अब ये होता गलती से है, ये फिल्म को जरूर देखिए, मैं आपको इसका सस्पेंस को नहीं हटाऊंगा। दूसरी एक स्टैनली कुब्रिक की फिल्म है डॉक्टर स्ट्रेंज लव, ये फिल्म भी जरूर देखिए, बड़ी डार्क कॉमेडी है, आपको लगेगा यार ये हम कैसी अजीबोगरीब दुनिया में रह रहे हैं। तो ऐसे तकरीबन 17 अलग अलग इंसिडेंट्स अभी तक ह्यूमैनिटी में हुए हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको ये बता दूं, चलिए देखते हैं कि हमारे पास दुनिया में है कितने ना न्यूक्लियर बम। तो भाई सोवियत रशिया के पास 5,977 है, अमेरिका के पास 5,428, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, चीन के पास 350, और मेरे ख्याल से सीरियसली डरने की बात है पाकिस्तान के पास 165, इंडिया के पास 160, इजराइल के पास 90, और ये और भी ज्यादा डरने की बात है कि नॉर्थ कोरिया के पास 20। रशिया के पास जो न्यूक्लियर वॉर हेड है, दरअसल वो अगर आप देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल डिप्लॉयड है, वो स्टोरेज में नहीं है, वो डिप्लॉयड है। ठीक है, एक संस्था है बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट, इन्होंने डूम्सडे क्लॉक नाम की एक घड़ी बनाई है। जिस दिन इस डूम्सडे क्लॉक में रात के पूरे पूरे 12 बज जाएंगे, उस दिन दरअसल
जो प्रलय है वो आ गई है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर बम चल गए हैं ना। तो ये घड़ी जितने अपने कांटे से दूर रहेगी, इसका मतलब है आपको खतरा उतना अभी दुनिया को कम है। तो 1947 में ये घड़ी 7 मिनट टू मिडनाइट बताई, क्योंकि ये इन्होंने, ये जो संस्था है ये 1947 में शुरू हुई, और इन्होंने दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल जो भी उस समय सिचुएशन थी उसको ध्यान में रख के इस डूम्सडे क्लॉक को मिडनाइट से 7 मिनट पीछे रखा। अगर मिडनाइट पूरा है इसका मतलब है न्यूक्लियर बम चल चुके हैं एक दूसरे को। 1948 आते आते ये 3 मिनट हो जाता है, क्योंकि आर्म्स रेस जो है बहुत ही बुरी तरह से चालू हो गई है। सोवियत रशिया ने पहली बार अपना न्यूक्लियर डिवाइस को एक्सप्लोड कर लिया, टेस्ट कर लिया है। तो अब ये बात तय है कि दरअसल अगर एक जाएगा तो दूसरा उसको अपने साथ में लेके जाएगा। 1953 में पहला हाइड्रोजन बम का टेस्ट होता है। जो घड़ी है वो सिर्फ 2 मिनट दूर है मिडनाइट से। 1962 आते आते तक वो 7 मिनट हो जाती है, जो कि मैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का बात बता रहा हूं। 1969 में ये घड़ी 10 मिनट दूर हो जाती है, क्योंकि दरअसल ये वही साल था कि दुनिया के सारे देशों ने ये तय किया कि भाई ये न्यूक्लियर टेस्ट को हमको बैन करना है, अब इस टेक्नोलॉजी को किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन उसका 1 मिनट भारत ने कम कर दिया। अब वो घड़ी सिर्फ 9 मिनट दूर थी 1974 में, इंडिया ने जब अपना पहला टेस्ट किया। इसी तरीके से जब कोल्ड वॉर का खात्मा हो रहा है और जो बर्लिन की दीवार है वो गिराई जा रही है, तो घड़ी जो है वो मिडनाइट से 10 मिनट दूर है। ये काफी एक सेफ पॉइंट माना जाता है। 91 आते आते तक जो सोवियत रशिया है उसी का डिसोल्यूशन हो गया, घड़ी और पीछे हो गई और वो 17 मिनट पे पहुंच गई। 98 में पाकिस्तान और इंडिया ने घड़ी को 17 मिनट से 9 मिनट पे वापस ले आया। अब घड़ी जो है ये मिडनाइट से सिर्फ 9 मिनट की दूर पे थी। 98 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने फिर से टेस्ट किया। इंडिया पहले ही टेस्ट कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान एक मिलिट्री स्टेट, और जिसके बारे में हम जानते हैं कि टेररिज्म उसका स्टेट वेपन है, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी टेररिज्म को एक स्टेट वेपन के एक एक मतलब अपना स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में इस्तेमाल करती है, इस बात में किसी को कोई शक नहीं है। ऐसी पाकिस्तान आर्मी के पास में न्यूक्लियर बम का टेस्ट उन्होंने पहली बार किया। 165 न्यूक्लियर वॉरहेड अभी पाकिस्तान के पास में है। कारगिल वॉर जो है 98 का सीधा सीधा उसका इफेक्ट था कि जब पाकिस्तानी आर्मी को यह लगा कि अगर हम करगिल पे कुछ करेंगे तो भारत शायद, न्यूक्लियर बम हमारे पास है तो इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला की वजह से भारत कुछ करेगा नहीं। अगर आप बिल क्लिंटन की किताब पढ़ेंगे तो बिल क्लिंटन की किताब में एक छोटा सा ये संस्मरण आता है उसका कि नवाज शरीफ जब बिल क्लिंटन को ये कहने गया कि भाई आप ये हटवाइए, जो भारत की फौज है इसको बोलिए कि सीज फायर करें, तो बिल क्लिंटन ने उस समय ये कहा था नवाज शरीफ को कि आपको पता है कि आपकी आर्मी वहां पे जो वॉर हेड है वो मिसाइल में तैयार कर रही है। तो 2010 तक आते आते ये 6 मिनट रह गया है। 2015 में क्लाइमेट चेंज हम देखते हैं और अब ये घड़ी जो है ये मिडनाइट से 3 मिनट रह गई है। न्यूटन सर अभी क्या होगा, आपको क्या लगता है? मॉरल टीचर सर आजाद, अभी ये घड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देख के क्या होगा, क्या लगता है? ये मिडनाइट से कितनी दूर है? मिडनाइट का मतलब है पूरी प्रलय खत्म। हाँ मॉरल टीचर सर, न्यूटन सर एक ऐसे ही अंदाजा लगाइए। सर अब अभी की पता नहीं जियो सर, पॉलिटिक्स तो मुझे लगता नहीं सर, हाँ अभी कोई मतलब वर्ल्ड जियो पॉलिटिकल ऑर्डर एटम बम चलाने को लेके तो अब कोई एग्रेशन है, मतलब मुझे मुश्किल दिखता है सर, दूर होना चाहिए। सर घड़ी की सुई सिर्फ 90 सेकंड बची हुई है। अच्छा क्या बात है, फूटने वाला है मतलब। फूटने वाला है, अरे मर गए।
तो किस आधार इसका पे कर दिया रीजन मतलब? हाँ हाँ, ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है। अरे अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, अरे आप अच्छा, ये ओके बिल्कुल ओके सही। ओके। इस समय बड़े टेंशन, सही बात है। मैं सब पक्का मानता हूं कि अगर पुतिन को ये लगा कि रशियन मेनलैंड, और पुतिन ने दरअसल ये धमकी भी दी है हाँ हाँ, वो तो कि यूरोप अगर ये करने की कोशिश किया तो मैं वो फायर पावर दिखाऊंगा कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। वो सर कुछ भी कर सकता है, वो तो खैर अपन जानते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं, कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने में खड़े होते हैं। कि एक फिलोसफिकल क्वेश्चन ये है कि भाई कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर न्यूक्लियर बम नहीं होता तो जो कोल्ड वॉर है वो कोल्ड वॉर नहीं रह जाता, वो हॉट वॉर हो जाता। एक तरफ हम जानते हैं कि सिर्फ एक तीली काफी है, और मैंने आपको कुछ ऐसे उदाहरण दिखाए हैं कि जब 17 बार दुनिया इस बात के एकदम नजदीक पहुंची है। एक पागल आदमी की जरूरत है बस, सिर्फ एक पागल आदमी चाहिए। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि देशों को लेके कितनी भयंकर तरह की जो नेशनलिज्म है उन लोगों के अंदर में है, कि बस मेरा ही देश सही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विश्व गुरु। और ये अमूमन अगर आप देखेंगे तो राइट विंग का जो राइज है ये आपको पूरे यूरोप, यूएस में, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है। इंडिया में दरअसल ये फिनोमेना थोड़ा पीछे आया है, हम पीछे हैं थोड़ा सा। यूरोप में और यूएस में ये बहुत ही बुरी तरीके से फैल रहा है। रशिया ने जो यूक्रेन के साथ किया वो तो हम देख ही रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। और हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं कि हमारे एक पड़ोसी के पास में 350 न्यूक्लियर वॉरहेड है, एक के पास में 165 है, और हमारे खुद के पास में 160 है। अगर आप देखेंगे तो ये दुनिया की शायद सबसे खतरनाक जगह है। किम जोंग उन के पास में 20 न्यूक्लियर वेपन है, जिसका बीच बीच में टेस्टिंग करता रहता है। और मैंने आपको ये दिखाया कि ये इसकी एक छोटी सी मैं चीज आपको एक और दिखा देता हूं भाई, कि मान लीजिए ये कितना भयानक है। अगर 100 किलो टन का जो न्यूक्लियर वेपन है तो वो तकरीबन 2 किलोमीटर तक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देगा। जो टेम्परेचर है वो करीब करीब 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देगा। आने वाले उसके उसके बाद के जो 3 किलोमीटर है उसमें बहुत ही भयंकर डिस्ट्रक्शन होगा, सीवियर डिस्ट्रक्शन। और ये चीज चलती जाएगी करीब जहां पे बम फटा है उसके सेंटर से लेके अगले 8 किलोमीटर तक। तो हम एक ऐसी दुनिया में हैं। आप, ये फिलोसफिकल क्वेश्चन आपके लिए है कि मैं आपको फॉग ऑफ वॉर देखने इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि रॉबर्ट मैकनमारा का शायद लेसन नंबर 11 है, जिसमें उसने कहा है कि यू कैन नॉट चेंज द ह्यूमन नेचर। आप मानव के स्वभाव को नहीं बदल सकते हो। और पूरे इतिहास को उठा के देखने से ही लगता है कि हम बहुत ही वायलेंट हैं। हमने वायलेंस से कुछ सीखा नहीं है, और अभी भी हम वायलेंस में आपको फिर से बोल दूं, सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, मेंटल भी होता है, सोशल भी होता है। हमने वैसे ही ह्यूमैनिटी की आधी आबादी यानी औरतों को, उनके ऊपर वायलेंस का ये प्रभाव है कि उनको मजबूर कर दिया गया कि वो एक घेरे से बाहर ना निकले, और जब कभी वो अपनी आवाजों को उठाएं तो उनको नीचा दिखाया जाए। इस बात पे हमने अपने देश में अपने देखा है कि जातिवाद के नाम पे शोषण हुआ है, और फिर भी हम अपने आप को ये कहने से नहीं बचते हैं कि हम कोई विश्व गुरु हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, जो भी जिस तरह की भी बात है, जो भी हम कहते रहते हैं। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे देश के सारे लोग ये बात को गर्व से कह सकें कि ये देश, ये समाज, ये हमें रहने की आजादी देता है, हमें हर बात को बोलने की आजादी देता है,
और मैं ऐसा जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश ने चूंकि हजारों साल पहले तर्क की और शांति की, अहिंसा की नींव इस देश ने रखी है, तो शायद हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो वाइजर हो, वो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो और वो इस बात को समझे। और ये कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चंस है जो फिल्म हमारे सामने में उठाती है। और मैंने चूंकि कहा आपको, फिर से मैं अपनी मूल बात पे आता हूं कि भाई कुछ फिल्में होती हैं जो आपके साथ चलती हैं, बहुत देर तक आपके अंदर में बनी रहती हैं। ओपेनहाइमर उन्हीं में से एक फिल्म है, जरूर देखिए। और मेरे को हिंदू भाई बहन अगर हैं जिनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही होगी, तो मैं बता दूं आपको कि ओपेनहाइमर ने सेक्स करते समय भगवत गीता को पढ़ा है। और भगवत गीता क्या, दुनिया की किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ के विज्ञान नहीं हासिल होगा। तो कृपया करके 12वीं फिल्म देख लीजिए, वो भी अच्छी फिल्म है शायद। जी आजाद, थैंक यू।